नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्या आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्णमाला का चौथा टॉपिक। इसमें आज हम पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजनों का विभाजन देखेंगे और व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखेंगे। इससे पहले हमने देखे थे स्वरों का विभाजन, स्वर कैसे होते हैं, स्वरों के प्रकार क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के प्रकार क्या होते हैं, और जो कुछ बच गया था व्यंजनों का विभाजन वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नाद या घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो नाद या घोषत्व के आधार पर जो व्यंजनों का विभाजन होता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है अघोष व्यंजन और दूसरा होता है सघोष व्यंजन। तो आइए हम समझते हैं कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो अघोष व्यंजन वे होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास प्रयुक्त हो, नाद नहीं, उसे हम कहते हैं अघोष व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अघोष क्या होता है। तो अघोष मतलब अघोष में जो घोष शब्द जो लगा हुआ है, घोष का मतलब होता है आवाज, नाद, जिसको हम नाद कहते हैं, आवाज कहते हैं, स्वर कहते हैं या फिर गरज भी कह सकते हैं। तो आपने घोष का मतलब समझ गया। अब उसके सामने जो अ वर्ड लगा है, अ जो वर्ण है ये नकारात्मकता को दर्शाता है। तो इससे क्या हुआ, अघोष। घोष मतलब होता है आवाज, स्वर, नाद या फिर गरज, और जो अ शब्द लग गया इसका मतलब ये सब नहीं होंगे इसमें। तो क्या हुआ, इसकी परिभाषा हुई कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास प्रयुक्त हो, नाद नहीं, उसे क्या बोलेंगे, अघोष व्यंजन बोलेंगे। तो आइए हम देखते हैं अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके अंतर्गत वर्गीय व्यंजन मतलब मैंने आपको इसके पहले जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, जो ये आपके सामने मैंने लिखा है, ये है वर्गीय व्यंजन। तो हम देख रहे हैं अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन में मैंने आपको बताया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास प्रयुक्त हो, नाद नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन में क्या है, वर्गीय व्यंजन के पहला स्तंभ, वर्गीय व्यंजन का दूसरा स्तंभ और ऊष्मीय व्यंजनों को शामिल किया जाता है। तो ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से, स और ह है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें ह को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऊष्मीय व्यंजनों में ह को छोड़कर शेष सभी ऊष्मीय व्यंजनों को शामिल किया जाता है। किसमें, अघोष व्यंजन में। ठीक है, समझ आया आपको। वर्गीय व्यंजन का पहला स्तंभ और वर्गीय व्यंजन का दूसरा स्तंभ और उसके साथ में ऊष्मीय व्यंजन में स, श, ये तीनों स को शामिल किया जाता है केवल ह को छोड़कर। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या होती है 13। याद रखना, इनकी संख्या होती है 13। ये मैं जो ये व्यंजन पढ़ा रहा हूँ आपको, जो वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन सारे एग्जामों में हिंदी के प्रश्न आते हैं उन सारे एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़िएगा। अभी हमने देखा अघोष व्यंजन, अब इसके आगे हम देखते हैं सघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन का पूरा उल्टा होगा सघोष। अघोष व्यंजन में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, केवल श्वास प्रयुक्त होता है, नाद नहीं होता। लेकिन सघोष में क्या होगा, नाद भी प्रयुक्त होगा श्वास के साथ साथ। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिनका उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास के साथ साथ नाद की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत, इस व्यंजन के अंतर्गत वर्गीय व्यंजन के तीसरे स्तंभ, चौथे स्तंभ और पांचवें स्तंभ के साथ साथ अंतस्थ व्यंजनों को भी शामिल किया जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये चार क्या होते हैं, ये चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो
तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ और पांचवा स्तंभ के साथ साथ अंतस्थ व्यंजनों को शामिल किया जाता है और उसके साथ में ह को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार से इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 20 होती है। याद रखना, सघोष व्यंजन कितने होते हैं? 20 होते हैं। अघोष व्यंजन कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो आपको अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं वायु प्रक्षेपण के आधार पर। वायु प्रक्षेपण के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। तो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अल्प प्राण, अल्प मतलब क्या होता है? कम, और प्राण मतलब क्या होता है? वायु। तो अल्प प्राण व्यंजन मतलब कम वायु, और वैसे ही महाप्राण, महा मतलब होता है ज्यादा या अधिक, और प्राण मतलब मैंने बताया वायु, तो जिसमें ज्यादा वायु प्रक्षेपित हो। तो आइए अल्प प्राण व्यंजन की परिभाषा हम देखते हैं। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं हम? ऐसे व्यंजन या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में वायु प्रक्षेपित होती है। ऐसे व्यंजन या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में वायु प्रक्षेपित होती है, वे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा स्तंभ और इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बोले तो य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजनों को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा, ये वर्गीय व्यंजन का पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और पांचवा स्तंभ, इनको शामिल किया जाता है। जैसे अल्प प्राण यानी कम वायु, जैसे मैं बोलूँ क, च, ट, त, प, और तीसरे स्तंभ में ग, ज, ड, द, ब। तो इन व्यंजनों का जब मैं उच्चारण करता हूं तो क्या होता है? कम मात्रा में वायु प्रक्षेपित होती है या कम मात्रा में वायु निकलती है। तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण व्यंजन बोलेंगे। तो आइए फिर से देखते हैं, अल्प प्राण व्यंजन में क्या है? कम मात्रा में वायु प्रक्षेपित होती है और इसमें वर्गीय व्यंजन का पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और पांचवा स्तंभ। पहला स्तंभ क, च, ट, त, प और तीसरा स्तंभ में ग, ज, ड, द, ब और पांचवा क्या है? इंग, य, ण, न, म। तो ये तीन स्तंभ और इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। तो इस प्रकार इसकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या होती है 19। याद रखना आप लोग, अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। इसके बाद हम देखते हैं महाप्राण व्यंजन। महा मतलब ज्यादा या अधिक और प्राण मतलब क्या होता है? प्राण मतलब वायु। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ज्यादा मात्रा में वायु प्रवाहित होती है या ज्यादा मात्रा में वायु प्रक्षेपित होती है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे व्यंजनों को हम महाप्राण व्यंजन बोलेंगे। और इसके अंतर्गत वर्गीय व्यंजन के दूसरे, चौथे स्तंभ के साथ साथ ऊष्मीय व्यंजनों को शामिल किया जाता है। सभी ऊष्मीय व्यंजनों को शामिल किया जाता है। वर्गीय व्यंजन जानते होंगे आप, ये मैंने जो अभी आपको बताया। तो वर्गीय व्यंजन के दूसरे स्तंभ कौन सा? ख, छ, ठ, थ, फ। और चौथा स्तंभ कौन सा? घ, झ, ढ, ध, भ। ये दो स्तंभों को शामिल किया जाता है और इसके साथ साथ ऊष्मीय व्यंजनों को शामिल किया जाता है। तो आप बोल के देखना, जैसे मैं आपको बोल के बताया ख, छ, ठ, थ, फ। मेरे बोलने से आपको अनुभव नहीं होगा, ये आप बोल के देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि वाकई में अधिक मात्रा में वायु प्रक्षेपित होती है महाप्राण व्यंजन में। तो इस प्रकार से इनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें दो स्तंभ आते हैं, तो ये 10 व्यंजन हो गए और ऊष्मीय व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन स, 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 भ। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हो गई 14। ठीक है, आपको महाप्राण व्यंजन समझ आया। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं हम? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक ही जाति के दो व्यंजन, एक आधा और एक पूरा आए, उसे हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहेंगे। द्वित्व से ही समझ आ रहा है कि द्वि यानी दो। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय एक ही जाति के जो दो व्यंजन होते हैं, तो एक आधा और एक पूरा आए, उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे दिल्ली लिखा है, दिल्ली, तो
इसमें देखो आधा ला और एक पूरा ला है, तो एक ही जाति के जो व्यंजन है एक आधा और एक पूरा आया है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक ही जाति का, ठीक है। और जैसे दूसरा मक्का, तीसरा जैसे गन्ना लिखा हुआ है, ऐसे ही बहुत से शब्द होते हैं। तो इसमें समझने लायक बात यह है कि एक ही जाति के व्यंजन एक आधा और एक पूरा आए तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन कहेंगे। समझ आया होगा आपको। ऐसे ही इसके बाद हम देखते हैं गुच्छ व्यंजन। गुच्छ व्यंजन किसे कहेंगे हम, गुच्छ व्यंजन भी सेम ऐसा है, लेकिन सिर्फ इसमें परिभाषा इसकी थोड़ी सी बदल जाती है। वो ऐसे कि द्वित्व व्यंजन में हमने पढ़े थे कि एक ही जाति के व्यंजन एक आधा और एक पूरा आए, लेकिन गुच्छ व्यंजन में अलग अलग जाति के व्यंजन जो हैं एक आधा और एक पूरा आता है, उसको हम क्या कहते हैं, गुच्छ व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखना, खंबा लिखा है, खंबा या अच्छा, ऐसे ही आदि बहुत सारे वर्ड हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे गुच्छ व्यंजन, ठीक है। समझ आया आपको। अब देखते हैं क्या होता है। एक होता है, देखो इधर से समझना, एक होता है अर्धस्वर, अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन। अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन भी होता है। जैसे मैं आपको समझा के बता रहा हूं, देखो ये क्या लिखा है, य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन भी है, लेकिन अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा। देखो जैसे ये य है और ये वह है। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, जब हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या से कोई शब्द बनाते हैं हम, जैसे लिख दिए हम गई, या हम लिख दिए गए, है ना, ये शब्द हो गया। जैसे इस शब्द को अगर मैं दूसरे टाइप से भी लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, गई, तो ये भी क्या हुआ, गई हुआ, और ये भी क्या हुआ, गई ही हुआ, ठीक है। समझ आया आपको। वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखे जाएंगे, जाएंगे लिखा है, और जैसे क्या लिख दिया मैंने, जाएंगे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये व्यंजन में भी काउंट कर रहा है और हम इसको स्वर के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्द क्या है, एक ही है। तो इसे क्या कहते हैं हम, अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहते हैं। समझ आया होगा आपको, अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं। अब जो बीच में र और जो ल बसते हैं वो यहाँ पे देखना। जो फिर क्या होता है, फिर आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित व्यंजन या इसे ही प्रकंपी व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित का शाब्दिक अर्थ होता है लुढ़कना। ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ ऐसे प्रतीत होता है हमें कि हमारी जीभ लुढ़क रही है, या उच्चारण करते समय जीभ जो होती है तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। जैसे आप र बोलोगे, र एक प्रकार से कंपन होता है जीभ में, तो उसे क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। जैसे र, ऐसे आप बोल के देखना, उच्चारण करके देखना, आपको समझ आएगा, आपकी जीभ में कंपन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, जैसे हम पार्श्व बोलते हैं, पार्श्विक का अर्थ होता है बाजू में या बगल में, है ना। तो पार्श्विक व्यंजन का अर्थ होता है बाजू में या बगल में। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल है, ल होता है पार्श्विक व्यंजन। उच्चारण में क्या होता है, जो श्वास होती है जीभ के दोनों पार्श्व से बाहर निकल कर आती है। जब हम ल बोलते हैं, आप बोलकर देखना, जब हम ल बोलते हैं तो हमारी जीभ ऐसे मुड़कर मूर्धा को टच करती है और जीभ के बीच में एक गैप बन जाता है और वहां से दोनों तरफ से वायु निकलती है। तो क्या बोलेंगे उसे, जब हम बाजू से वायु निकलती है तो पार्श्व से, है ना, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल है, ठीक है। उसके बाद आता है वतर्श व्यंजन। वतर्श व्यंजन, वतर्श यानी क्या होता है, वतर्श का अर्थ होता है मसूड़ा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मसूड़े को टच करती है या मसूड़े को स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वतर्श व्यंजन। और कौन कौन से हैं ये, न, ल, सज, है ना।
आप बोलकर देखना, आपको आभास होगा, प्रतीत होगा कि न ल स ज ये बोलते समय ये वतर्च व्यंजन है और इनका उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है ये मसूड़े को स्पर्श करती है और वतर्च का अर्थ होता है मसूड़ा। ठीक है, तो ये था आज वर्णमाला का चौथा वीडियो और इसमें मैंने आपको सारी चीजें बताया है और ये आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी सारे एग्जाम जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और भी मैं इसके आगे वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए हिंदी की, और हिंदी का आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसे ही हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।